क्रिमिनल कुनबे की कब्र अब तैयार हो चुकी है, चूंकि अब उल्टी गिनती इन लोगों की शुरू हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी वक्त था जब प्रदेश में माफियाओं की तूती बोलती थी, आतंक हुआ करता था, खौफ हुआ करता था। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इस तरह के कई बाहुबलियों का खौफ था। लेकिन सबसे बड़े सियासी प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार की शुरुआत हुई, सबसे पहला काम माफियाओं पर नकेल कसने का शुरू हुआ। आज स्थिति क्या है सबके सामने है। अतीक का क्रिमिनल कुनबा किस तरह से अब मिट्टी में मिलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जो गुंडागर्दी करता है वो सलाखों में जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। कुल मिलाकर योगी ने जो कहा वो किया भी और वो नजर अब आ रहा है। हत्यारा बन गया असद। माफिया पर योगी की हुंकार कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आ गए हैं, अपराधी दूर कर। एसटीएफ ने असद को दिया मार। राजनीति में मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर चलते हो। उमेश पाल की मां बोली, थैंक यू योगी जी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। मटिया मेट माफिया। तो जिस जगह पर अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, वहां हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे ने जायजा लिया। रिपोर्ट खास देखिए आप। झांसी कानपुर हाईवे के बीचों बीच यहाँ पर झांसी के करीब जो पारीछा डैम है उसके बीहड़ में, जहाँ पर अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम, जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, या यहीं पर पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुआ और यहीं पर वो धराशायी हुआ। बाद में डॉक्टर ने बताया कि वह इस समय मृत है। ये देख रहे हैं ना कि ये असद के खून का निशान है, जो यहाँ पर अभी भी सबूत के तौर पर ये देखिए आपको हम दिखा सकते हैं। इसी जंगल में वो भाग के अतीक का जो बेटा है वो यहीं पर आया असद, और जिस तरह से पुलिस की जाबाज 2 टुकड़ियों ने यहाँ पर उसको घेरा, और घेरने के बाद जब अलग अलग ग्रुप में 6 लोगों के ग्रुप में जब उसको घेरा गया, तो इसी कच्ची सड़क से भाग के इसी बीहड़ में आया, इसी जंगल में आया। और यहाँ जंगल पे जब पुलिस ने पीछा किया, पुलिस ने पीछा करके जब उसको घेरा, तब उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके पास विदेशी पिस्टल थी, विदेशी रिवॉल्वर थी, और सब एक से बढ़कर एक खतरनाक उसके पास वेपन थे उस समय, और तमाम वो गोलियों का जखीरा भी अपने साथ में रखा हुआ था। तो कहीं न कहीं पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 5 लाख का जो इनामी, जो अतीक का बेटा असद था, साथ में उसके गुलाम भी जो 5 लाख का इनामी था, वो भी मारा गया। और अभी भी 3 लोग फरार हैं। जल्द ही पुलिस उन लोगों के पास भी पहुंचेगी। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, झांसी।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल हमलावर थे। दिन दहाड़े प्रयागराज की सड़कों पर हुई हत्या का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा, जिसके बाद बड़े ही गर्म मिजाज में सीएम योगी ने कहा था कि माफिया चाहे जो कोई भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। वो बयान आपको सुनवाते हैं सीएम योगी का। के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई होती है, इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी भी दूर कर। जानकारी के साथ ज्यादा मेरे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ से रवि मेरे साथ हैं, मनीष श्रीवास्तव झांसी से जुड़ गए हैं और प्रयागराज से संदीप है मेरे साथ। सबसे पहले झांसी का रुख कर लेती हूं। मनीष, वहां से क्या अपडेट है? नाना और मामा बताया जा रहा था असद के पहुंचेंगे शव लेने के लिए, कब ये पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू होगी? जी बिल्कुल, देर रात तकरीबन 2 से 2:30 के बीच में ये असद और दोनों का पोस्टमार्टम किया गया झांसी के मेडिकल कॉलेज में मोर्चरी में, और डॉक्टरों की 5 डॉक्टरों की टीमों ने ये पूरा पोस्टमार्टम किया है। इसके बाद जो परिवारजन है, रात में तकरीबन देर रात तक ये परिवारजन अपने घर से चले थे और तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये यहाँ पर झांसी में पहुंच जाएंगे। और परिवारजन जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही उनको सब जो है दोनों के सब सबूत कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, मैं रुख कर लेती हूँ संदीप का, जो कि मेरे साथ प्रयागराज से हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल पाई है, कैसी बीती है अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाइयों की रात? चूंकि एक बड़ा सदमा कल लगा अतीक अहमद को, उस अतीक अहमद को जिसने ना जाने कितने परिवार सुने किए, कितनी माओं की गोद सुनी की, परिवार के परिवार रोए, उजाड़ दिया सब कुछ, और अब वही अतीक अहमद कल अपने बेटे के लिए रोया। कैसी रही रात उसकी? देखिए, असद की जब सूचना मिली कि असद का एनकाउंटर हो गया, उसके साथ गुलाम को भी मार दिया गया, उस दौरान अतीक अहमद जो है वो सीजेएम कोर्ट में था, जहां पर उसके रिमांड की सुनवाई हो रही थी। वहां उसको पता चला तो वो टूट सा गया और काफी उसके चेहरे से जो है एक उदासी दिख रही थी, आंखों में एक नमी दिख रही थी। लेकिन कल देर शाम से अतीक अहमद को पुलिस जो है वो जेल से लेकर आई और धूमनगंज थाने में बिठाकर उससे और अशरफ से पूछताछ कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो चेहरे पे दर्द और आंखों में जो एक मायूसी, एक दर्द दिखता है, वो अतीक अहमद के चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन अब उसकी स्थिति कैसी है, अभी इस बात में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको धूमनगंज थाने में रख के अतीक अहमद और अशरफ से लगातार पुलिस जो है वो रात से ही पूछताछ कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में किस तरीके से साजिश रची गई थी, कहां कहां कौन कौन लोग शामिल थे, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा जो दर्द है वो अतीक अहमद को मिला है, क्योंकि अतीक अहमद असद को बहुत मानता था और असद इस पूरे हत्याकांड का मुख्य शूटर था। उसके साथ 4 अन्य लोग थे जो फरार चल रहे थे, तो जिसमें 2 लोग असद और गुलाम को कल झांसी में एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ ने मार गिराया। अब बाकी के 3 जो बचे हैं उनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। लेकिन जो साम्राज्य एक खड़ा किया था अतीक अहमद ने, भय का, डर का, खौफ का, जिसके दम पर वो पूरे प्रयागराज में और आसपास के जिलों में वो अपना एक पैरेलल अपनी जो राज्य चलाता था, वो उसके खौफ का, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहीं न कहीं असद की मौत के बाद एक बहुत बड़ा झटका है ये अतीक अहमद के लिए। ठीक है संदीप, मेरे साथ आप बने रहिए। रवि का मैं रुक कर लेती हूं, जो कि लखनऊ से मेरे साथ हैं। रवि, शाइस्ता परवीन को लेकर बताइए पहले, क्या जानकारी मिल पाई है, कितनी संभावनाएं, सोर्सेज क्या बता रहे हैं? शाइस्ता परवीन क्या सरेंडर करेगी? चूंकि आज जनाजा है बेटे का, आज सुपुर्द खाक बेटा हो जाएगा, अभी तक तो सामने नहीं आई। क्या बेटे की आखिरी शक्ल आखिरी बार देखने के लिए शाइस्ता परवीन सरेंडर करेगी? क्या बता रहे हैं सोर्सेज? देखिए, माफिया अतीक के अगर परिवार की बात करें तो पहली बार उस पर ऐसे दुख का पहाड़ टूटा है कि शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी।
क्योंकि जिस बेटे का वो डेब्यू करा रहा था अपराध की दुनिया में, वो बेटा ही अब इस दुनिया में नहीं रहा है। यानी कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं उस घटना को, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के तौर पे असद और उसके अलावा गुलाम को झांसी में एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। और इससे बड़ा दुखद अतीक और अतीक के परिवार को नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी उसे कल्पना भी नहीं की होगी 100 से ज्यादा मुकदमे हो और सजा एक में भी नहीं। पहली बार रिकॉर्ड टूटा और सजा का ऐलान हुआ और उम्र कैद की सजा हुई। भाई अगर उसकी पत्नी की बात करें तो इस पूरे घटना क्रम में यानी उमेश पाल के मर्डर कांड में एक एक करके पूरे परिवार का कुटुंब है वो शामिल हो गया है। कहीं ना कहीं सभी जुड़े रहे और जेल से बाहर रहते हुए जिस तरीके से आरोप था, शाहजहां परवीन ने इस पूरी घटना को कारित कराया, यानी लीड किया, और असद इस पूरी घटना को लीड कर रहा था, यानी कि मुख्य तौर पे उस घटना में शामिल था। अब हालांकि अगर बात के सभी फरार है और चाहे शाहजहां परवीन की बात करें तो इनाम की राशि भी उस पर बढ़ाई गई है। एक एक कर परिवार सदस्य भी इस पूरी घटना में पुलिस ने उनको आरोपी माना है। फिलहाल आज देखना होगा कि जब तुरंत खाक होती है अरशद की तो क्या शाइस्ता परवीन उसमें शामिल होती है, क्योंकि उसके लिए दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसने भी जिस तरह की चर्चाएं थी कि अतीक से फोन पर बात की थी कि अतीक तो भी असद तो भी बच्चा है, और उसी दौरान अतीक ने भी कहा था कि शेरों वाला काम किया है उसने। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब उसका एनकाउंटर हो चुका है तो दुख किस कदर था ये तो कल हम लोगों ने भी सुना और समझा भी है कि अतीक जो दूसरों के लिए दहशत था वो खुद इस समय दुखी है, टूटा हुआ है। ऐसे में उसकी चूंकि असद की माँ है शाइस्ता परवीन, तो उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वो आज इस मौके पर मौजूद रहती है या अभी भी फरार ही रहती है, और क्या पुलिस उस तक पहुंच पाती है या खुद सरेंडर करती है और मांग करती है कि उसे भी अपने बेटे की अंतिम विदाई में वहां रहने दिया जाए। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि भले ही शाइस्ता परवीन उसकी मां है, लेकिन आज के समय में शाइस्ता परवीन एक बड़े घटना के आरोपी हैं और जिसकी तलाश है यूपी पुलिस को है। जी ठीक है, मनीष मेरे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। मनीष, ये सबसे बड़े एनकाउंटर्स में से एक है यूपी पुलिस का। विकास दुबे का एनकाउंटर जिस तरह से किया गया था, खूब चर्चा हुई, राजनीति हुई, और एक बार फिर से इस पूरे एनकाउंटर पर भी राजनीति शुरू हो गई है। जिस जगह पर यूपी पुलिस ने, एसटीएफ की टीम ने ये एनकाउंटर किया है, उस जगह के बारे में कुछ बताइए। बताया जा रहा है कि आसपास तालाब है, क्या भाग रहे थे ये लोग यहाँ से? इनको जानकारी हो गई थी कि पुलिस पहुंच गई है इन तक, एसटीएफ की टीम इनके पीछे लगी है? क्या डिटेल पूरी मिल पाई है? चूंकि बहुत बड़ी कार्रवाई और इसकी तारीफ न सिर्फ यूपी सरकार ने की है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, बल्कि हर जगह इसका चर्चा हो रही है। ऐसे में कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके आसपास का जो पूरा इलाका है उस सब के बारे में बताइए। बिल्कुल, ये जो इलाका है बड़ागांव थाना क्षेत्र का पूरा ये इलाका है। चूंकि एसटीएफ को लगातार लोकेशन जो मिल रही थी असद की और उसके शूटर की, तो दोनों की लोकेशन यही इसी इलाके में झांसी के आसपास मोट और चिरगांव के बीच में बताई जा रही थी। तो जैसे ही एसटीएफ ने इस पर घेराबंदी की और इनकी जो प्लानिंग है, एसटीएफ ने भी इस बात बताया कि जिस दिन अतीक का ये काफिला निकल रहा था उसी रोड पे ये उनकी लोकेशन मिल रही थी, बार बार ट्रैक हो रहे थे। इसी को ट्रैक करते हुए जैसे ही लोकेशन कल मिली एसटीएफ को, तो उन्होंने उसका पीछा किया और पारीछा एक बड़ागांव थाना इलाका है और मोठ ये कानपुर नेशनल हाईवे पे, झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पे, ये नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर के अंदर ही ये डैम बना हुआ है और डैम में चारों तरफ झाड़ियां हैं, जंगल है। उसी के तरफ एक कच्चे रास्ते में ये दोनों भागने लगे, इसी के पीछे एसटीएफ लगी हुई थी। तो एसटीएफ की टीम के पे जैसे ही उन्होंने फायरिंग शुरू की और आतंकवादी जो है हथियार लिए हुए थे ये दोनों, और जैसे ही बाइक से चलते चलते जैसे एसटीएफ की टीम पर हमला किया, तो उसके बाद एसटीएफ ने भी जवाब में कार्रवाई की और गोलीबारी हुई, जिसमें इनको करीबन 40 से 50 राउंड जो फायर किए गए। उसके बाद वहां पर डैम के पास में जो एक रिहायशी जंगल है, रिहायशी इलाके से काफी दूर है और डैम भी वहां से दूर है और पारीछा डैम ये कहलाता है और बेतवा नदी का ये पूरा डैम बना हुआ है।
तो ये पूरा 2 से 4 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक जंगल नुमा एरिया है। बस केवल एक कच्चा रास्ता है जिससे निकल सकते हैं। उसी कच्चे रास्ते पे ये दोनों बाइक से भाग रहे थे। वो पीछे से एसटीएफ लगी हुई थी और एसटीएफ पे लगातार ये फायरिंग कर रहे थे। जवाब में एसटीएफ ने जब फायरिंग की और एनकाउंटर हुआ और इसमें दोनों ढेर हो गए वहीं पे। ठीक है, अब आप सब मेरे साथ बने रहिए। असदुद्दीन ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया भी इस पूरे एनकाउंटर के बाद सामने आई। क्या ओवैसी की तरफ से कहा गया? क्योंकि देखिए राजनीति इस पर जबरदस्त शुरू हो गई है। उमेश पाल की जब हत्या होती है उस वक्त जो विपक्षी दल हैं वो चुप थे, शांत थे, उस वक्त उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अब एनकाउंटर पर जरूर सवाल उठा रहे हैं। क्या ओवैसी ने कहा, आप सुनिए। कि मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर चलते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के फरार बेटे असद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। असद के साथ शूटर गुलाम मोहम्मद भी एसटीएफ ने मार गिराया। इस एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी पहली प्रतिक्रिया आई। क्या अखिलेश यादव ने कहा, आप सुनिए। पत्रकार साथियों, हम मध्य प्रदेश में हैं और हालांकि क्योंकि आजकल न्यूज़ हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले वहाँ पर एक यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की। वो भी एक फेक इनकाउंटर दिखाया। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो और तस्वीरें देखी होंगी जहां पर एक माँ बेटी, प्रशासन के लोग बुलडोजर चलाए और सबने उसको देखा, जलते हुए माँ बेटी मर गई। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में एक मुख्यमंत्री जी के स्वजाति की जान चली गई। अभी कुछ दिन पहले बलिया में किसी एक विवाद को लेकर के एक छात्र नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, उसको मार मार करके उसकी जान ले ली। और आज हम ये खबर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। योगी जी ने कहा, योगी जी कह रहे थे कि माफिया खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। वो मेरे आमने सामने की बात है, नहीं कर पाओगे। वो मेरे आमने सामने और सदन की बात है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दें? मैं कहता हूँ बलिया में जो उनके लोगों ने, मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? क्या कानपुर में जिन अधिकारियों ने, जिस पुलिसकर्मियों ने, जिस प्रशासन के लोगों ने एक माँ बेटी की जान ले ली, बुलडोजर से जल करके मर गई पिता के सामने, मुझे कोई घटना बता दे कि एक पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे? तो ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों को आपने सुना। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एनकाउंटर ही फेक है, उन्हें झूठा लग रहा है ये एनकाउंटर। अखिलेश यादव शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब उनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसी वक्त ये गुंडे, माफिया, बदमाश फले फूले थे और समाजवादी पार्टी ने कैसे इन माफियाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए थे, ये भी किसी से नहीं छिपा। मेरे साथ रिपोर्टर्स भी हमारे जुड़े हुए हैं। रवि का मैं रुख कर लेती हूँ। रवि, ओवैसी को लगता है कि मजहब देखकर एनकाउंटर किया जाता है। क्या अपराधियों का मजहब देखकर पुलिस जो है, सरकार जो है वो कार्रवाई अब करे? ये कैसी राजनीति है? राजनीति है।
जो सत्ता पक्ष में होता है उस पर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता है। चाहे पूर्व की सरकारों की बात करें तो पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं और उन सरकारों के दौरान भी इस तरीके से जब घटना होती है तो विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। और लेकिन जिस तरीके से अगर घटना की बात करें तो चाहे विक्रू कांड की घटना करें तो जिस तरीके से विक्रू कांड हुआ था, तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, उसके बाद से पूरा जो गुस्सा है वो देश भर में इस घटना को देखने को मिला। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इस घटना को लेकर गुस्सा, नाराजगी थी और लोग मांग कर रहे थे कि इसके जो भी आरोपी हैं उनको सख्त सजा हो। उमेश पाल की हत्याकांड की अगर हम बात करें तो एक दहशत का पर्याय बना हुआ था अतीक, कई दशकों से उसका राज था। और अगर हम प्रयागराज की बात करें, जो कल घटना देखने को मिली है, जिस तरीके से कल अतीक को लेकर लोगों में नाराजगी थी, वो बताती है कि किस कदर उसका माफिया राज था और किस तरीके कदर उसकी दहशत थी लोगों में। जो अब दहशत कम हो रही है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का डर और दहशत है और लोगों में विश्वास जगह है कि जिसकी वजह से जो माफियाओं से लोग डरते थे अब उसका सामना कर रहे हैं और उसको एहसास दिला रहे हैं कि तुम गलत थे। जाहिर तौर पे जो सारी चीजें हो रही है, विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले की ऐसी जो घटनाएं होती हैं, एनकाउंटर की जांच होती है और जांच के बाद उसकी रिपोर्ट भी बनती है। फिलहाल कह सकते हैं कि जिससे असद और गुलाम या बाकी शूटर्स की तलाश हो रही थी, पुलिस ने, एसटीएफ ने मुठभेड़ में उनको मार गिराया है। परिवार की भी सहानुभूति देखनी चाहिए कि जो परिवार, उमेश पाल का जो परिवार है वो उस घटना के बाद से कितना दुखी था, टूटा हुआ था। और ऐसे में जो आरोपी है उनको भले ही पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन परिवार मानता है, जो पीड़ित परिवार है, कि उसके साथ न्याय हुआ है। ये भी समझने की जरूरत है क्योंकि जिसके साथ घटना हुई थी वो समझ सकता है बेहतर कि उसके ऊपर क्या गुजरी है। लेकिन फिलहाल सारा मामला जांच का है, इस पूरे मामले की भी जांच होगी क्योंकि जो भी घटना हुई है, एसटीएफ की टीम ने जिस तरीके से एनकाउंटर किया है, दोनों आरोपियों को मार गिराया है और जिस तरीके से कल अतीक को कोर्ट में जब लाया गया उसके बाद जो नाराजगी देखने को मिली, ये सारी चीजों को भी देखना होगा, समझना होगा कि लोगों में किस कदर इस सब चीजों को लेकर नाराजगी है। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ संदीप भी हैं प्रयागराज से। संदीप, अतीक अहमद बेटे के जनाजे में तो शामिल नहीं हो पाएगा, जो अर्जी दाखिल की गई थी वो नामंजूर कोर्ट ने कर दी है, लेकिन 4 दिन की रिमांड पर अब जाहिर है लंबी फेहरिस्त होगी सवालों की पुलिस के पास, जिनके जवाब अतीक अहमद से जानना चाहेगी पुलिस। कनेक्शंस अलग अलग पाकिस्तानी सामने आया है, आईएसआई कनेक्शन सामने आया है, क्या दोनों भाइयों को आमने सामने बैठाकर भी हो सकती है पूछताछ? कौन कौन से वो सवाल हैं जिनके पहले जवाब जानना चाहेगी पुलिस की टीम? देखिए, एक लंबी फहरिस्त है, एक बड़ी लिस्ट बनी हुई है जो सवाल अतीक अहमद और अशरफ से किए जाने हैं कि कौन लोग इसमें शामिल है, कौन लोग उनको आर्थिक मदद कर रहे थे, किस तरीके से मदद पहुंचा रहे थे, किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम की साजिश को रचा गया था, किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया गया था, साबरमती जेल का इससे कनेक्शन क्या है, बरेली जेल का इससे कनेक्शन क्या है। दोनों भाइयों को 4 दिन की रिमांड जो मिली है पुलिस को, 13 तारीख से 17 तारीख शाम 5 बजे तक। अब उन लोगों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। दोनों को धूमनगंज थाने में एक साथ कल रात से रखा गया है और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस हर चीज को, हर एंगल से उनसे जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने का उनका उद्देश्य क्या था और क्यों इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वहीं जो बात है, दोनों लोगों को सामने बैठाकर एक साथ पूछताछ की जा सकती है और हो भी रही। उसके बाद ये भी किया जा सकता है कि अशरफ से अलग पूछताछ हो, अतीक से अलग पूछताछ हो, फिर दोनों लोगों को एक साथ बैठा के उस पूरे सवाल जवाब को जो है वो क्रॉस चेक किया जाए कि अतीक ने जो उस सवाल का जवाब दिया है और जो अशरफ ने जो सवाल का जवाब दिया है, दोनों में अंतर क्या है या दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं। क्योंकि अब इस पूरे क्षेत्र में जो है एक दबदबा हुआ करता था, एक वर्चस्व हुआ करता था अतीक अहमद का, लेकिन अब धीरे धीरे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को ये दिख रहा है कि अतीक अहमद के ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा है, उसके जो इस पूरे साम्राज्य को है उसको ध्वस्त करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से चल रही है, तो इन लोगों का आक्रोश भी खुलकर सामने आ रहा है और लोग जो है वो खुद भी सामने आ रहे हैं इस तमाम शिकायतों को लेकर। अब इस पे एनकाउंटर पे भी सवाल खड़े करना पॉलिटिकल पार्टियों ने शुरू कर दिया। कोई धर्म के आधार पर बात कर रहा है, कोई जाति के आधार पर बात कर रहा है। तो लेकिन जो प्रयागराज की अगर हम बात करें तो जो एक खौफ का साम्राज्य हुआ करता था वो किला धीरे धीरे ढह रहा है। लगातार पूछताछ की है, एक लंबी फहरिस्त है और अब इन दोनों भाइयों को सारी चीजों का आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।